Good morning, students. We will be beginning up with chapter 4 today. Chapter 4 is, the name of the chapter is Alternative Center of Power. Till last chapter, what we have read, like how the world become bipolar, then how that bipolarity turns into single pole. तो अब हेगेमनी के बाद किस तरह से डिफरेंट जो पावर्स हैं उनमें डिवाइडेशन हो गया। तो जब हम ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 फेजेस हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला इट इज यूरोपियन यूनियन, जिसको कि ईयू के नाम से जानते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई बिल्कुल यूएसएसआर के ढंग पर। दूसरा है ये बना ASEAN क्या था? ASEAN था एशियन, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया। लास्टली चाइना जो है वो भी एक बड़ी सुपर पावर के रूप में निकल के सामने आता है। इन दिस चैप्टर इन डिटेल वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज 3, हाउ द कंपोजिशन हैपेंड, कैसे कैसे सब एक साथ मिले। सबसे पहले जब हम ईयू की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, तो क्या मतलब है? यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या है? देखो, यूरोपियन यूनियन क्या है? इट वॉज द ग्रुप ऑफ द यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। सारी जितनी भी यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री थी उन सब ने मिलकर अपना एक ग्रुप फॉर्म किया 1992 में। हालांकि इसका जो OEEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये पहले ही बन चुकी थी। जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है 1991 में, वैसे ही ये अपने आप को इंटीग्रेटेड फॉर्म में दिखा देते हैं। Now it was founded for a common foreign and security policy, cooperation on justice, ये सारे इनके की फैक्टर्स थे, and home affairs. It also led to the creation of a single currency. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने एक साथ करी। मार्शल प्लान जो बना था, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिका। नाटो से पहले एक करने के लिए मार्शल प्लान जो है वही बना था। मार्शल प्लान जो है वो क्या कहता था? मार्शल प्लान ये कह रहा था कि अमेरिका विल बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द यूरोप, टू द ईस्टर्न यूरोप। नाउ टू इनिशिएट द प्लान यूरोपियन EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, इसका जो पहला पिलर है जिसको कि हम EEC के नाम से जानते हैं, वो हमारा एस्टेब्लिश होता है 1948 में। हम ये भी कह सकते हैं कि इनिशियली बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन का जो पहला नींव का पत्थर है वो हमारा EEC के रूप में रखा गया था। अब यूरोपियन यूनियन ने कैसे काम किया, कैसे सब क्या किया, वी विल गो थ्रू दैट। यूरोप इन 1945 द यूरोपियन स्टेट्स दे कन्फ्रंटेड द ruin ऑफ देयर इकोनॉमीज। उनको समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अब इस फेज में जब उन्हें ये समझ में आ गया कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस एंड यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर कोई आया है
व्हाट वी सी दैट यूरोपियन यूनियन जो है एक्चुअली इट बिगिन्स इन 1945. Now the European states confronted the ruin of their economies. Basically जो बना था वो इसीलिए बना था कि EU जो है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए थे. तो रीगेन देयर इकोनॉमिक सिस्टम EU was being formed. European integration after 1945 was aided by the Cold War. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called Marshall Plan. इसी को हम मार्शल प्लान कहते हैं, जो USA ने बनाया यूरोपियन कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए, उनको इकोनॉमिक हेल्प देने के लिए, मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए जो प्लान सारा बनाया उसको हम मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं. अंडर द मार्शल प्लान क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था OEEC. अब ये OEEC क्या था? ये था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करेगा. अब इससे क्या होता है, ये इस्टेब्लिश हुआ 1948 में टू चैनल एड टू वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि वेस्टर्न अलायंस जो थे वो थे USA के साथ में, तो सिर्फ वेस्ट वाले पोर्शन को हेल्प आउट करने के लिए EU जो है वो बनाया गया. आगे हम देखते हैं कि द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक and resulted in the establishment of the European Union in 1992. ग्रेजुअली ये चलता रहा और जैसे ही 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया USSR का, वैसे ही EU ने खुद को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया. अब इसमें और क्या हुआ, द फाउंडेशन वॉज दस लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस, होम अफेयर एंड द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी. ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉमन रखी गई कि जितनी भी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होंगी वो एक रखी जाएंगी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एक रखा जाएगा, सिंगल करेंसी जो है उसको हम रखेंगे. यूरो सिंगल करेंसी उन्होंने अपनी रखी. वो लोग एंथम और फ्लैग ये सारी चीज़ें एक करने पे थे, लेकिन सारी चीज़ों पर वो एक नहीं हो पाए. So we see the European Union has evolved over time from an economic union to an increasingly political one. क्या देखते हैं हम, ग्रेजुअली बेसिकली ये बने थे इकोनॉमी वाइज हेल्प करने को, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुए, ये पॉलिटिकली एक रूपता में आते चले गए. द EU has started to act more like as a nation state. जो हमने जो बनाया था EU, वो सबसे पहले बना था किस तर्ज पर, सिर्फ इकोनॉमिक हेल्प आउट हो गया इसलिए. लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि ये जो है एक पूरे स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट के रूप में एक्ट करने लगा. अब आगे हम देखते हैं that people in many countries are not very enthusiastic in giving EU the power that were exercised by the government of their country. यहाँ भी सब सिमिलर नहीं थे, मतलब सारे जो लोग हैं वो ये नहीं, सारे कंट्रीज़ में सारे सिटीजन्स ये नहीं चाह रहे थे कि जो सपोर्ट, जो पावर इनकी कंट्री ने EU को दे दी है वो वाकई में हमें EU को देनी चाहिए. ये कहीं भी बहुत सारे कंट्रीज इस चीज़ से खुश नहीं थे. लेकिन देखते हैं हम पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज EU बहुत स्ट्रॉन्गली बिल्डअप हुआ और सारे नेशंस के सामने आया. इसके आगे हम क्या देखते हैं कि इन चारों स्फीयर्स पे क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा EU का. EU जो है, EU में बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC के हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो EU के हैं.
अब इससे पॉलिटिकली जो है वो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बन जाता है। दिस हैज़ enabled the EU to influence some US policies such as the current US position on Iran nuclear program and all। अब इसकी वजह से क्या हुआ, USA अपनी सुप्रीमेसी नहीं प्रूव कर पाया। मतलब सुप्रीमेसी तो एज अ हेगेमन वो बता ही रहा था। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जिन पे EU ने उसे सपोर्ट नहीं करा, नेशंस का सपोर्ट उसे नहीं मिला। इस वजह से वो क्या है, वो सही तरीके से अपनी उन चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर पाया यूएसए जो वो करना चाह रहा था। नाउ इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, नेगोशिएशन रादर देन कोरिएशन एंड मिलिट्री फोर्स हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव। मिलिट्री की हम बात करें तो यूज कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी जो है वो किसकी है, यूएसए की है। सेकेंड नंबर पर EU की जो कलेक्टेड फोर्स है वो सबसे बड़ी आर्मी के रूप में निकल के सामने आती है। तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस वैसे हो गया, यूएसए के अलावा कोई और नहीं था जो खड़ा रहे इसके सामने। अब EU started working as a supranational organization। अब as a supranational organization, the EU is able to intervene its economic, political and social areas. But in many areas, its member states have their own foreign relation and defense policies that are often at odds with each other। देखो, इन्होंने ये क्लब तो हुए यूएसएसआर के उस पर, लेकिन इन्होंने क्या करा, कॉमन फॉरेन पॉलिसी बनाई, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई। अदर देन दैट क्या किया, वो पर्टिकुलर नेशन जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखने के लिए भी फ्री थे ना। वो तो कलेक्टिवली जो है इनकी है। अब लेट्स से जर्मनी जो है वो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता और EU जो है वो रखना चाहता है, तो वो फ्री है उसके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, उसके वो कोई बाध्य नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ EU एज अ EU डिसीजन लिया जाएगा तो जर्मनी पाकिस्तान से रिलेशनशिप नहीं रखेगा, और जहाँ इंडिविजुअल जर्मनी की बात है वो रख सकता है। तो इन्होंने क्या किया, कंट्री की इंटीग्रिटी को जो है वो फ्री रखा। इस वजह से भी ये लोग डिसइंटीग्रेट नहीं हुए। अब देयर इज ऑल्सो अ डीप सेंटेड यूरोस्पेक्टिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप अबाउट द EU's इंटीग्रेशन एजेंडा। फॉर एग्जाम्पल हम देखें ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे मार्गरेट थैचर, दे केप्ट द UK आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। उनका भाई हमारी जो मार्केट है वो अलग रहेगा, आप लोगों का मार्केट अलग रहेगा। मतलब आपस हमें किससे ट्रेडिंग करनी है, बाकी कंट्रीज को किससे ट्रेडिंग करनी है, इस चीज़ के लिए ये लोग फ्री थे। डेनमार्क एंड स्वीडन दे हैव रेजिस्टेड दैट मास ट्रीटी, वो ये उसके अगेंस्ट में नहीं, उसके अगेंस्ट में थे ये। और अडॉप्शन ऑफ यूरो भी ऑप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बाकी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूरो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, इसीलिए जो है कोई दिक्कत सामने नहीं आई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग रहते हुए भी इन लोगों ने एक साथ क्लब करके भी ये लोग चले। तो इसीलिए इंडिविजुअल नेशन की इंटीग्रिटी भी मेंटेन रही और एज अ क्लब टुगेदर इन लोगों ने बहुत अच्छा काम जो है वो किया। सो वी विल सी कि यूरोपियन यूनियन का सबसे पहले हम देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या थे। देखो, द यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक। It was founded for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, and the creation of a single currency. The European Union has its own flag, anthem, founding day and currency. Now the flag itself signifies the objective of European Union. उसी से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव था
The circle of gold star stands for solidarity and harmony between the people of Europe. जितने भी कंट्रीज यूरोप में हैं वो बहुत हारमनी से अपने रहेंगे. सेकेंड ऑब्जेक्टिव था द 12 stars symbolize perfection, completeness and unity. Now following its objectives, the European Union has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the erstwhile of Soviet bloc. जो सोवियत ब्लॉक में थे उनसे कितने लोगों को निकाल के बाहर हम ला सकते हैं. When we talk about significance, तो significance देखें, the foundation of European Union was laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs. अब यूरोपियन यूनियन has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from Soviet bloc. All ये सारी चीज़ें जो हैं ये justify करती हैं, स्टेट करती हैं कि peace and prosperity of countries they lies in the establishment of strengthening the regional and economic organization. एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई हमको EU के बारे में जब हमने पढ़ा कि जो भी रीजनल लेवल पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस कब तक काम बढ़िया कर सकती हैं, जब तक कि आपस में जो है उनका सिक्योरिटी मैटर एंड दिस एंड ऑल ये बढ़ता रहेगा. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके सोवियत यूनियन के, ये सारी इम्पोर्टेंस हैं और इन स्फीयर्स में इन्होंने काम किया. नाउ सेकेंड चीज़ जो हमारे यहाँ है इसमें ये है ASEAN. ASEAN क्या बोलता है हमारा? ASEAN हमारा बोल है, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. वो सारे एशियन कंट्रीज जो कि साउथ ईस्ट रीजन में पड़ते हैं. अच्छा, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, कोस्टल कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जिन पर पहले भी कभी किसी का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. तो एस्टेब्लिशमेंट की बात हम जब करते हैं तो हम देखते हैं दैट ASEAN वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 बाय 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन. कौन कौन से 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने किया? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर कौन कौन है इसमें है इंडोनेशिया, मलेशिया, और उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के साथ फिलीपींस इसका मेंबर है. इन तीनों के अलावा सिंगापुर एंड थाईलैंड, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये पांचों कंट्रीज जो हैं ये मिलकर हमारा ASEAN के फाउंडिंग मेंबर्स हैं. और इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ जहां से ASEAN का एस्टेब्लिशमेंट डिक्लेयर किया जाता है. अब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ASEAN वर प्राइमरीली टू accelerate economic growth and through that social progress and cultural development. ये क्या कह रहे थे? बेसिक एजेंडा इकट्ठा होने का इनका भी यही था कि किस तरह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको कर पाएँ. इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल प्रोस्पेरिटी, कल्चरल डेवलपमेंट भी हमको करना है. ये थे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. Secondary objectives was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principles of the United Nations Charter. जो इन्होंने चार्टर साइन किया उसके अकॉर्डिंग जो है सारे काम ये करेंगे. बेसिक एजेंडा इनका यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें पूरा कल्चर को भी आगे बढ़ाना है.
सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स थे इनके, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड हैव, और वो सारे प्रिंसिपल जो कि इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन में यूनाइटेड अपने चार्टर के तहत साइन किए हैं, उन सब का पालन हमको करना है। अब ASEAN कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड What has known to be become ASEAN way, इन्होंने अपना काम करने का जो तरीका है उसको ASEAN way नाम दिया। अब ये क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रेंशियल एंड कोऑपरेटिव। ये इस बेस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ ASEAN। ASEAN in its broadened way, और ASEAN broadened its objective beyond the economic and social spheres। हालांकि जो स्टेब्लिशमेंट है वो इन्होंने इसे स्फेयर पे किया था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, लेकिन बाद में हम देखते हैं इन्होंने अपने स्फेयर्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आगे बढ़ाया। सो in 2003 ASEAN community was established which comprised 3 pillars। 3 pillars बनाए इन्होंने। कौन कौन से बनाए? ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio and Cultural Community। ये 3 बेसिस बना के इन पे काम करना इन्होंने शुरू करा। ASEAN Security Community जो है was based on the conviction so that outstanding territorial dispute should not escalate into armed confrontation। छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज थे ये, तो इनमें होने वाली टेरिटरी को लेकर जो आपसी लड़ाई है, झगड़ा है, उसको मिल बैठ के बातों के जरिए सुलझा लिया जाए। फिर ASEAN रीजनल फोरम जो बना, इसको ARF के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1994, इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। अब दे हैव ऑल्सो एज्यूम्ड कि इन 5 में से एक का दुश्मन सबका दुश्मन माना जाएगा, और अगर किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल दीज 5 कंट्रीज, और ये 5 कलेक्टिवली मिलकर जो है उनसे सबको एक दूसरे को मिलकर उस अटैकर से बचाएंगे। अच्छा, अब इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन US, द EU एंड जापान। छोटे लेवल पे हैं, छोटे कंट्रीज हैं, लेकिन इकोनॉमिक रेट जो है वो, इनकी ग्रोथ रेट जो है वो बड़े बड़े कंट्रीज को टक्कर दे रही है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ASEAN economic community are to create a common market and production based within ASEAN states and to aid social and economic development in the region। ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। अब सेल्फ सफिशिएंट हो नहीं सकते क्योंकि कोस्टल कंट्रीज हैं, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इन्होंने अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए टूरिज़्म इंडस्ट्री पे ध्यान दिया अपनी, और IT सेक्टर को ट्रैक किया, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जहाँ जिस चीज़ का एडवांटेज ये उठा सकते थे, उन चीज़ों का एडवांटेज इन लोगों ने उठाया। आगे हम देखते हैं दे हैव फॉर्म्ड द विजन 2020। इनका जो विजन 2020 है has defined an outward looking role for ASEAN in the international community। This build on the existing ASEAN policies to encourage negotiation over conflicts in their own region। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो सारी चीज़ें इन्होंने सोची थी कि हम 2020 तक पूरा कर देंगे, they have done that। They were able to complete all those things which they have प्लान टू डू टिल 2020, वहाँ तक ये पूरा कर पाए। मतलब इन्होंने भी EU के तर्ज पर 3 पिलर्स बनाए। हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे कंट्री होने के बावजूद बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट का जो फेज है वो इनके यहाँ पे चला। सो जो थर्ड सबसे बड़ी ताकत के रूप में निकल कर आया वो था चाइना हमारा। अब
China emerged as the third alternative, we can say, power, we can say, अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद 1978 में। चाइना हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म फर्स्ट बिगिन देयर। उससे पहले तो वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल पे चल रहे थे यूएसएसआर की तरह, लेकिन उन्होंने क्या करा, यूएसएसआर का अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर दिया। कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी भी वहाँ पर वही है, लेकिन अपनी इकोनॉमी को इन्होंने लिबरल कर दिया, जिसकी वजह से ये ग्रोथ करते चले गए। अब क्या क्या रिफॉर्म्स हुई देखो, इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक यूएस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। 20 साल और बचे हैं, मतलब जिस रेस पे वो चल रहे हैं 2040 तक वो यूएसए को भी पीछे छोड़ देंगे। इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ, देयर बाय गिविंग इट्स एनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स। सबसे बड़ी एशिया में सबसे बड़ी ताकत के रूप में जो है चाइना निकल के सामने आया। इससे एक उसको क्या मैं एक बुली की तरह रीजन में, एंटायर एशियन रीजन में एक बुली की तरह जो है वो एक्ट करने लगा। बिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर with its other factors such as population, land mass, resources, regional location, political influence, they have added to its power in significant ways, and what made it the third alternative power in the world sphere. इन सारे factors ने भी help out करा इसको थर्ड सुपर पावर के रूप में उभर के बाहर आने। One more thing which we want to see, that in what way Soviet model to Chinese economy made it a development nation। कैसे सोवियत मॉडल से उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया जिसकी वजह से वो एक डेवलप्ड कंट्री बन गया। देखो, इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1949 द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दे अडॉप्टेड the Soviet model of economy under the leadership of Mao. Now, this model was to create a state-owned heavy industries sector from the capitalist accumulated from agriculture। सब कुछ को उन्होंने जो है वो स्टेट के कंट्रोल में दे दिया। The Soviet model allowed China to use its resources to establish the foundations of an industrial economy on a scale that did not exist before. Under the model, employment, social welfare was assured to all the citizens, and China moved ahead of most developing countries, educating its citizens and ensuring better health for them. Not only this, Chinese economy also grew at a respected rate of 5 to 6% per % growth होती चली गई उनकी। Afterwards we see, as all these characteristics shows that Soviet model led the Chinese economy towards its development। अब हम देखते हैं कि हाउ डिड चाइना एंड्स इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल आइसोलेशन जो कि वो यूएसएसआर मॉडल पे चल के ले रहा था, और क्या क्या स्टेप रखे मार्केट को ओपन इकोनॉमी करने के लिए चाइना ने, जिससे कि उसका जो डेवलपमेंट है वो जो आगे बढ़ता चला गया। देखो, in spite of rapid economic development under Soviet model, China faced state control economic crisis. Its industrial production was not growing fast and international trade was becoming minimal, बहुत ही कम होता जा रहा था। Under this situation, the Chinese leadership took major policy decisions in 1970। वो क्या क्या थे? पहला था एंड ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। चाइना जो है इट एंडेड, अब इन्होंने अपना पॉलिटिकल और
इकोनॉमिक आइसोलेशन को एंड करा विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972 से इन्होंने यूएसए के साथ अपने रिलेशन बनाना शुरू करे और यूएसएसआर के साथ एक दूरी ये बनाते चले गए। सेकंड इन्होंने करा 4 एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब उस वक्त के जो इनके प्राइमर थे ज़ुओ एनलाई, he proposed 4 areas of modernization: agriculture, industry, science and technology in 1973. open door policy करी इन्होंने। following their this modernization policy in 1978, the leader Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reform in China. Now the open door policy thus tried to generate higher productivity by investments of capital and technology from abroad. Market economy open करी इन्होंने। China introduced its own open markets economy by privatization process of agriculture and industry in 1982 से ही इन्होंने शुरू कर दिया इसको। आगे हम देखते हैं इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए to remove the trade barrier and to open the economy for foreign investors. चाइना ने SEZs बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिनको इन्होंने बोला। सो इन दिस वे वी सी दैट चाइना and the state they played continue to play a central role in setting up market economy. लिबरलाइजेशन करते चले गए इकोनॉमी का। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने इनकी जो पॉलिटिकल रिफॉर्म था उसको नहीं करा, इन्होंने खाली इसको किया। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से रहे विच गेव रिकॉग्नाइजेशन टू चाइनीज इकोनॉमी एट ग्लोबल लेवल? वो फैक्टर्स रहे इनके, वो सारे फैक्टर्स देखो। With the introduction to open market economy, China is now stepping towards the global economy and has been regionally recognized as an economic power. चारों तरफ पूरे एशिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में निकल के सामने आता है। Various factors they have contributed to this phenomena. वो कौन कौन से थे? पहला था इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। कैसे? The integration of Chinese economy and the interdependencies has enabled China to have considerable influence with its trade partners. Hence, its outstanding issues with Japan, US, ASEAN and Russia have been tempered by economic considerations. Next हम देखते हैं क्या चीज़ रहा, वो रहा economic considerations towards Taiwan. China tried its best to resolve its differences with Taiwan by integrating its closeness into its economy. Third raha stability to the ASEAN economy. The market economy and open door policy have also contributed to the stabilization of the ASEAN economies after the 1997 financial crisis. Fourth जो factor रहा वो रहा outward investment. China's outward looking investments and aiding policies in Latin America and Africa are also protecting China's global player or its role or projecting it as a global player on the side of developing economies. तो ये सारे फैक्टर्स जो थे ये हेल्पफुल रहे चाइना के लिए अपने आप को एक थर्ड ऑप्शन प्रूव करने के लिए। So this is how we can say these are the factors which are responsible for the rise of Chinese economy. ब्रश अप अगर करें हम इन चीज़ों को तो we see that Chinese economic success since 1978 has been linked to its rise as a regional superpower. Its economic integration into the region market in its driver of East Asian growth. After the inception of People's Republic of China in 1949, followed the Communist Revolution
under the leadership of Mao, and its economy was based on Soviet model. This model allowed China to use its resources to establish the foundation of an industrial economy on a scale that did not exist before. But an annual growth rate of 2-3% in population meant that economic growth was insufficient to meet the need of the growing population. China ended its political and economic isolation with the establishment of its relationship with USA in 1972. Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China. Chinese did not go for shock therapy but opened their economy step by step, जो कि एक बहुत important region रहा इनके grow होने का. The new economic policies they helped the Chinese economy to break from stagnation, जिसकी वजह से ये ruin नहीं हुए USSR की तरह. While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefit of this reform. However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. Here we see that however regionally and globally, कोई उसको अभी भी चाइना को टक्कर देने वाला नहीं है. The integration of Chinese economy and the interdependencies that this has enabled China to have considerable influence with its trade partners. ये सारे फैक्टर्स रहे चाइना की इकोनॉमी को राइज करने के लिए. एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, इंडो चाइना रिलेशनशिप, जो कि इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा आप लोगों का. देखो, इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म. There was limited political and cultural interaction between the two. The result was that neither country was very familiar with each other. Slogan of Hindi Chini Bhai Bhai was very popular. After independence, both states were involved differences arising from China's takeover to Taiwan in 1950 and final settlement of Sino-India border. उसके बाद हम देखते हैं द कन्फ्लिक्ट इन 1972 इन विच इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्सेस. इट हैड अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर इंडो चाइना रिलेशनशिप. 62 की वॉर के बाद हमारे रिलेशनशिप खराब ही होते चले गए. आफ्टरवर्ड्स वी विल सी दैट आफ्टर द चेंज इन चाइनाज पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम mid-70s, China's policy have become more pragmatic and less ideological. It was prepared to put off the settlement of on the continuous issues while improving relationship with India. Since the end of the Cold War, there has been significant change in Indo-China relationship. Their relationship now have a strategic as well as economic dimension. राजीव गांधी जो हैं, हिज विजिट टू चाइना, बाद में जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, रेगुलर उन्होंने विजिट करी, लेकिन चाइना ने बदले में हमको कभी भी कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं दिया है. तो इन हमारी दोनों की रिलेशनशिप जो है वो कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही. तो इंडो चाइना रिलेशनशिप की जब भी हम our relationship with China after independence started off very well due to a number of friendly gestures on the part of India. India was one of the first country to recognize Communist China and advocate its membership to United Nations. In 1954, India signed the famous Panchashil, which started a new era of Sino-Indo friendship. हालांकि वो हमारी तरफ से था, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन 75 के बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब होती चली गई. लाइक तिब्बत प्रॉब्लम को देख लो आप, सिक्किम इशू को देख लो, बॉर्डर इशूज़ देख लो, चाइना का अटैक 1960 पे वो हुआ, चाइना का असिस्टेंस टू पाकिस्तान और न्यूक्लियर टेस्ट इशू. इन सभी में हम देखते हैं कि कभी भी हमारे आपस में सिक्किम इशू को देख लो, ऑन सिक्किम इशू इंडो चाइना चाइना का जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. दे एक्यूज्ड इंडिया ऑफ बीइंग एक्सपेंशनिस्ट, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं और कोई इंडिया की पॉलिसी कभी भी एक्सपेंशनिस्ट की रही ही नहीं. इनकी अकॉर्डिंग
दे वॉन्ट टू ब्रेक द बाउंड्रीज टिल मॉस्को, मतलब गलत लिटिगेशन जो है वो लगा रहे थे। पाकिस्तान को जो असिस्ट करता रहता है चाइना's हेल्प टू पाकिस्तान स्पेशली ड्यूरिंग द 2 wars 65 और 71, इट थ्रेटन्ड इंडिया सिक्योरिटी। During 1965 wars, they accused India of criminal aggression and in 1971 of interference in the internal affairs of Pakistan, जबकि बिल्कुल इसके उल्टा हो रहा था। न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर हमेशा हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम रही। लाइक कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट इन राजस्थान 1974, इट बिकम अनदर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। Actually, it increased the tension between in India and China, क्योंकि China viewed India as an nuclear blackmail, क्योंकि अब चाइना के पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। और इसी सारे इशू को बनाकर 75 वाला जो अटैक है वो हुआ। फ्रॉम 58 to 75, China saw India as its major geostrategic rival and wanted to keep India down, और कोई इशू जो है वो नहीं रहा था। Now, attempt of normalization of relationship between the two were taken by India's initiative, मतलब इंडिया ने हमेशा इनिशिएटिव लिया कि दोनों के बीच में चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना, जिसको कि DWG के नाम से जानते हैं। बोथ द कंट्रीज ऑल्सो डिसाइडेड टू रिड्यूस फोर्सेस फ्रॉम द बॉर्डर एरिया, लेकिन चाइना की तरफ से कभी हमें हेल्प आउट नहीं हुई। तो इंडिया और चाइना का जो मैटर है वो अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल ही है। सो apart from this which we have studied, there are certain new topics which are being added to this chapter this year. Among them, the first one is BRIC, BRICS। जैसे हमने EU और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, वही सब चीज़ें ब्रिक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ब्रिक्स क्या है? BRICS refer to 5 countries. B here refer to Brazil. ये यहाँ ब्राजील को रेफर कर रहा है। I रेफर कर रहा है रशिया को। I यहाँ पर रेफर कर रहा है इंडिया को। C यहाँ पे रेफर कर रहा है चाइना को और S रेफर कर रहा है यहाँ पे साउथ कोरिया। नाउ दीज 5 कंट्रीज, इन पांचों ने मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 2006 में, जिसका कि नाम क्या रखा? ब्रिक्स रखा। इट आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका, पहली मीटिंग जो है इसकी ये हुई ऑफिशियली 2009 में। तो बना ये 2006 में, और जो पहली मीटिंग है इसकी साउथ कोरिया के साथ मिलकर, इसमें साउथ कोरिया के साउथ अफ्रीका, ये जो मीटिंग है पहली हुई इनकी 2009 में। द की ऑब्जेक्टिव, इन सारे कंट्रीज ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेशन एंड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर्स। इसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए ये लोग क्या करेंगे? हर नेशन को म्यूचुअल इक्वालिटी देंगे। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक की फैक्टर था। इसकी 11th कॉन्फ्रेंस जो है ब्रिक्स की, इट कंक्लूडेड इन ब्राजील 2019 में, जिसके चेयरपर्सन जो थे वो ब्राजील के प्रेसिडेंट रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिक्स। इसके बाद हम देखते हैं इस ब्रिक्स के बाद जो है सेकेंड पावर के रूप में कौन निकल के सामने आता है? रशिया। रशिया क्या है? यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद सक्सेसर कंट्री जो निकल कर आया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इंटरनेशनली वो रशिया था।
Russia has been the largest part of the former Soviet Union. After its लेकिन डिसोल्यूशन के बाद 1990 में रशिया इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। रशिया की जीडीपी जो ग्रॉस डेवलपमेंट रेट है वो 11th है इन द वर्ल्ड। मतलब ग्रोथ के हिसाब से रशिया ने बहुत अच्छी ग्रोथ भी करी। उसका मेन पार्ट डेवलपमेंट का क्या रहा कि इनके पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, किसके, मिनरल्स के, नेचुरल रिसोर्सेज के और गैसेस के, एंड दे मेक इट रशिया अ पावरफुल कंट्री इन टुडेज वर्ल्ड। इसके अलावा रशिया क्या है, एक न्यूक्लियर स्टेट है विद अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर वेपन्स। वो अलग उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को बताते हैं। रशिया जो परमानेंट मेंबर है परमानेंट काउंसिल का, जिसको कि P5 के नाम से भी आजकल डिनोट किया जाता है, तो ये सारी चीजें मिलकर रशिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में आगे लेकर आती है। नेक्स्ट जो पावर इमर्ज होकर आई वो इमर्ज होकर आई इंडिया। इन 21st सेंचुरी इंडिया को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में देखा जाने लगा है। वर्ल्ड जो है, द वर्ल्ड टुडे इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया इन मल्टी डायमेंशनल वे। खाली ये नहीं कि हम सिर्फ पॉपुलेशन के नाम पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत तरीके हैं जहां हमारी ग्रोथ जो है दिखाई दे रही है। द इकोनॉमिक, हम जो मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स हैं हमारे, उसमें हम देखते हैं इकोनॉमिकल, कल्चरल पर्सपेक्टिव है, टारगेटिंग द गोल्स एंड बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अ कंपटीशन ऑफ ह्यूज मार्केट, हमारा एंशिएंट कल्चर जो कि 200 मिलियन ईयर से भी पुराना है। ये सारी जो चीज़ें हैं हमें वर्ल्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है वो दिलाती हैं। इंडिया जो है फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव हम देखें तो मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट नाउ विद इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर। वहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाया है। मेक इन इंडिया की जो स्कीम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, ये एक माइलस्टोन प्रूव हुआ इंडियन इकोनॉमी के लिए। सो ये जो सारे चेंजेस थे, they make India an important center of power in this present world. एक और कंट्री है जो कि एक बहुत बड़ी पावर के रूप में निकल के सामने आया, वो है इजराइल। कैसे? इजराइल has emerged as one of the most powerful nation in 21st century in terms of science and technology. वहाँ उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, न केवल उसका डिफेंस में, इंटेलिजेंस में, beside this economy. It is situated in the middle of the burning politics of West Asian countries. Israel has reached to the new heights of global and political standing by virtue of its indomitable defense power, technological innovation, industrialization and agriculture development. Overall development जो है वो उसने अपनी कंट्री का किया। ये जो इजराइल है इज सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी। ये इनका जो प्रिंसिपल है, जो कि स्मॉल जूइश जीरोइस्ट नेशन है, जो कि इजराइल था, इज प्लेस्ड इन द कंटेम्पररी ग्लोबल पॉलिटिक्स इन जनरल एंड द अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर। तो ये जो चार चीजें, चार पावर्स हैं, वो अलग से निकल के सामने आती हैं। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये अलग से ऐड हुए हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच।